कभी किसी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट या एक हलचल भरी फैक्ट्री का नज़ारा सोचिए। चारों तरफ ऊंची ऊंची क्रेनें, भारी मशीनें गरज रही हैं और हर कोने में लोग अपने अपने काम में लगे हैं। अब इस पूरे शोर और गहमा-गहमी के बीच एक सवाल उठता है, वो कौन सी एक चीज़ है जो ये पक्का करती है कि दिन खत्म होने पर हर एक इंसान सही सलामत अपने घर वापस जाए? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे सामने औद्योगिक और कंस्ट्रक्शन सुरक्षा से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जो 10 सुनहरे नियमों या लाइफ सेविंग रूल्स की बात करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन नियमों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की जो सोच है उसे समझना है। ये सिर्फ हिदायतें नहीं हैं, बल्कि एक संस्कृति, एक ऐसा माहौल बनाने का तरीका है जिसे शून्य दुर्घटना संस्कृति यानी जीरो एक्सीडेंट कल्चर कहा जाता है। आपने संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया और मेरे ख्याल से यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि ये नियम तब फेल हो जाते हैं जब लोग इन्हें सिर्फ कंपनी का एक और फरमान समझने लगते हैं कि बस चेकलिस्ट पर टिक करना है। असल में ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और खतरों को पहचानने की समझ पर टिके हैं, और इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिस पर कोई समझौता हो सके। इनका एक ही मकसद है, गंभीर चोटों और मौतों को रोकना। तो आज हम ये देखेंगे कि ये नियम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और कैसे मिलकर एक मजबूत सुरक्षा का जाल बुनते हैं। चलिए तो फिर इसी जाल को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली कड़ी है व्यक्तिगत तैयारी, और यहीं पर पहला नियम आता है, हमेशा सही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई पहनना। सुनने में ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, हेलमेट पहनो, जूते पहनो, काम हो गया। लगता तो है, लेकिन असल चुनौती पीपीई पहनने में नहीं, बल्कि उसे लेकर लापरवाह न होने में है। सोचिए, एक मजदूर 100 दिन तक रोज अपना हार्नेस पहनकर ऊंचाई पर काम करता है और कुछ नहीं होता। 101वें दिन उसके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है, अरे आज क्या चेक करना, सब ठीक ही तो है। बस वही एक पल होता है जब पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो असल बात यह है कि सुरक्षा सिर्फ एक हेलमेट या जैकेट का टुकड़ा नहीं है। ये रोज लिया जाने वाला एक सचेत फैसला है जो शॉर्टकट लेने की इंसानी फितरत से लड़ता है। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी उपकरण से ज्यादा जरूरी है उसे इस्तेमाल करने वाले की मानसिकता। इसमें हार्ड हैट, सेफ्टी शूज, हाई विजिबिलिटी वेस्ट के अलावा दस्ताने, चश्मे और जरूरत पड़ने पर कान की सुरक्षा जैसी चीजें भी शामिल हैं। और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है अपने पीपीई का रोजाना निरीक्षण करना। हाँ बिल्कुल, एक घिसा हुआ हार्नेस या क्रैक हुआ हेलमेट होने और न होने के बराबर है। बिल्कुल, और आपकी ये मानसिकता वाली बात सीधे 9वें नियम से जुड़ती है। अच्छा, काम पर किसी भी तरह के नशे में न होना। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन पीपीई पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग ही सचेत नहीं है तो वो सब बेकार है। शराब और ड्रग्स को लेकर तो जीरो टॉलरेंस की नीति होती ही है, लेकिन भारतीय माहौल में हमें इसे और आगे ले जाकर देखना होगा। मतलब सिर्फ शराब या ड्रग्स ही नहीं? हाँ, उससे कहीं ज्यादा। सोचिए, कोई कर्मचारी रात भर सो नहीं पाया है और बुरी तरह थका हुआ है, या किसी को घर की कोई चिंता सता रही है और उसका ध्यान काम में नहीं है, या फिर, और ये भारत में बहुत आम है, कोई मजदूर चिलचिलाती गर्मी में हीट स्ट्रेस से जूझ रहा है। ये सारी चीजें आपके फैसले लेने की क्षमता पर उतना ही असर डालती है जितना कोई नशा। इसलिए अपनी शारीरिक या मानसिक हालत ठीक न होने पर उसे रिपोर्ट करना भी इसी नियम का हिस्सा है। ये अपनी और दूसरों की जिम्मेदारी लेने जैसा है। ठीक है, तो एक कर्मचारी ने सही पीपीई पहना है और वो पूरी तरह से सचेत और फिट है, वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस माहौल में वो कदम रख रहा है वो कैसा है? मुझे लगता है यहीं से बातचीत अगले हिस्से की तरफ जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। व्यक्तिगत तैयारी के बाद आता है कार्यस्थल का माहौल और उसके प्रति जागरूकता। यहीं पर दूसरा नियम आता है, सभी सुरक्षा संकेतों, बैरिकेड्स और निर्देशों का पालन करना। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं लगाए जाते। एक खतरा या अंदर आना मना है का बोर्ड किसी की जान बचाने के लिए होता है। उन्हें नजरअंदाज करना या हटा देना खतरे को दावत देने जैसा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई साइन बोर्ड गिर गया है या इतना गंदा हो गया है कि पढ़ा नहीं जा रहा। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक जागरूक कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताए। ये एक छोटी सी हरकत किसी बड़े हादसे को टाल सकती है। और ये जागरूकता सीधे चौथे नियम से जुड़ती है, कार्यस्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना। कई लोगों को ये सफाई का काम लगता है, लेकिन ये सुरक्षा का एक बुनियादी सिद्धांत है। सबसे ज्यादा चोटें लड़ाई झगड़े या मशीन की खराबी से नहीं, बल्कि फिसलने, ठोकर लगने और गिरने से लगती है।
सच में ये तो हैरान करने वाली बात है। हम बड़े बड़े खतरों के बारे में सोचते रहते हैं और सबसे बड़ा दुश्मन हमारे पैरों के नीचे पड़ा होता है। बिल्कुल। जमीन पर बिखरा हुआ मलबा, इधर उधर पड़े औजार, बाहर निकली हुई कीले या तार, ये सब छोटे छोटे जाल हैं जो किसी के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए रोजाना सफाई, सामान को सही जगह पर रखना और आने जाने के रास्ते साफ रखना बेहद जरूरी है। एक साफ सुथरी साइट न सिर्फ सुरक्षित होती है, बल्कि वहां काम करने का एक अनुशासन भी बनता है। सब कुछ अपनी जगह पर होता है, चेतावनी के संकेत भी साफ दिखाई देते हैं। और इसी जागरूकता को एक कदम और आगे ले जाता है 8वां नियम, अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह वाकिफ रहना और लाइन ऑफ फायर से बचना। ये लाइन ऑफ फायर क्या है, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ जरूर। लाइन ऑफ फायर का मतलब है खुद को किसी भी ऐसे रास्ते में न रखना जहां आप पर कोई चीज गिर सकती है या आप किसी चलती हुई मशीन की चपेट में आ सकते हैं। जैसे क्रेन से लटके हुए किसी बोझ के ठीक नीचे खड़े होना, या किसी खुदाई करने वाली मशीन के घूमने के दायरे में आना, या दो चलती हुई गाड़ियों के बीच से निकलना। आपको हमेशा ये मानकर चलना है कि चीजें गिर सकती हैं, मशीनें घूम सकती हैं और आपको उस खतरे के रास्ते से बाहर रहना है। इस नियम से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात है स्टॉप वर्क अथॉरिटी। इसका मतलब है कि हर कर्मचारी को ये अधिकार और जिम्मेदारी दी गई है कि अगर उसे कोई भी काम असुरक्षित लगे तो वो उसे तुरंत रोक सकता है, चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत जैसे माहौल में जहां एक पदानुक्रम होता है, क्या ये सच में मुमकिन है कि एक जूनियर मजदूर अपने सुपरवाइजर के दिए हुए काम को रोक दे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति बनाने में छिपा है। जब मैनेजमेंट ऊपर से नीचे तक ये संदेश साफ कर देता है कि सुरक्षा किसी भी डेडलाइन या टारगेट से ज्यादा जरूरी है और किसी काम को असुरक्षित होने पर रोकने वाले को सजा नहीं बल्कि शाबाशी मिलेगी, तब जाकर ये डर खत्म होता है। इसे लागू करने में वक्त लगता है, लेकिन जिस दिन एक मजदूर बिना डरे कह पाता है, सर ये तरीका सेफ नहीं है, हमें इसे रोकना होगा, उस दिन समझिए कि कंपनी ने सही मायनों में एक सुरक्षा संस्कृति बना ली है। सही बात है, ये मानसिकता में बदलाव लाने जैसा है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं से हम सब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए अब उन कामों की बात करते हैं जिनमें खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। यहां पर प्रक्रिया और अनुशासन की भूमिका बढ़ जाती है। हाँ, अब हम उच्च जोखिम वाली गतिविधियों और प्रक्रियाओं पर आते हैं और इसकी शुरुआत दिन के शुरू होने से पहले ही हो जाती है। तीसरे नियम के साथ दैनिक टूल बॉक्स टॉक या प्री टास्क ब्रीफिंग में हिस्सा लेना। ये हर शिफ्ट की शुरुआत में होने वाली 10-15 मिनट की एक छोटी सी मीटिंग है। इसमें होता क्या है? इसमें सुपरवाइजर उस दिन किए जाने वाले कामों, उनमें छिपे खतरों और उनसे बचने के तरीकों पर अपनी टीम से बात करता है। जैसे आज हमें 5वीं मंजिल पर काम करना है, हवा तेज है, तो अपने हार्नेस को 2 बार चेक करना। ये एक तरह का मेंटल वार्म अप है। कोई भी काम इस ब्रीफिंग के बिना शुरू नहीं होता और जो भी नए लोग साइट पर आते हैं उनके लिए एक पूरा साइट इंडक्शन होता है ताकि वो यहाँ के नियम कानून समझ सकें। ठीक है, तो दिन की शुरुआत सही तरीके से हो गई। अब एक बड़े खतरे पर आते हैं जिसके बारे में हम सबने सुना है, ऊंचाई पर काम करना। यह है नियम 5। हाँ, और ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाली मौतों का एक सबसे बड़ा कारण है। भारत में आमतौर पर 1.8 से 2 मीटर यानी करीब 6 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर काम करने को वर्क एट हाइट माना जाता है और इसके लिए सख्त नियम है। आप सिर्फ हिम्मत के भरोसे ऊंचाई पर काम नहीं कर सकते। आपके पास गार्ड रेल्स, मजबूत और सही तरीके से बनी हुई स्काफोल्डिंग, सेफ्टी नेट या फिर एक पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम यानी फुल बॉडी हार्नेस होना ही चाहिए। सीढ़ियों का इस्तेमाल भी तो इसी में आता होगा। हम रोजमर्रा के जिंदगी में इतनी आसानी से सीढ़ियां इस्तेमाल करते हैं कि शायद साइट पर उसके खतरे को कम आंक लेते हैं। बिल्कुल, और सीढ़ियों को लेकर 2 बहुत जरूरी बातें हैं जो हर किसी को याद रखनी चाहिए। पहली, इस्तेमाल करने से पहले हमेशा सीढ़ी को देखें कि कहीं वो टूटी फूटी या कमजोर तो नहीं है। और दूसरी, चढ़ते या उतरते समय हमेशा 3 बिंदु संपर्क बनाए रखें। 3 बिंदु संपर्क? हाँ, इसका मतलब है कि किसी भी एक समय पर आपके 2 हाथ और 1 पैर या 2 पैर और 1 हाथ हमेशा सीढ़ी के संपर्क में रहने चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें जान बचाती हैं। ये बहुत काम की जानकारी है। ऊंचाई से अब हम जमीन पर आते हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। ये हमें छठे नियम पर लाता है।
किसी भी मशीनरी या उपकरण को बिना अधिकार के ना चलाना। इसका मतलब सीधा है, अगर आप किसी मशीन को चलाने के लिए प्रशिक्षित, अधिकृत और सर्टिफाइड नहीं है तो उसे हाथ भी ना लगाएं। सिर्फ ये सोचना कि अरे ये तो मैं चला लूंगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हर भारी मशीन, क्रेन या पावर टूल को चलाने का एक तरीका और उससे जुड़े खतरे होते हैं। इसके अलावा 2 चीजें और जरूरी हैं। किसी भी मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक बेसिक जांच करना, जिसे प्री यूज चेक कहते हैं, और दूसरा, मशीन के सेफ्टी गार्ड्स को कभी भी हटाना या बाईपास नहीं करना। वो आपकी उंगलियों और जिंदगी को बचाने के लिए ही लगाए गए हैं। तो मतलब हर काम के लिए एक एक्सपर्ट और एक तय प्रक्रिया है। और जब काम में खतरा बहुत ज्यादा हो तब क्या होता है? तब 7वां नियम लागू होता है, ज्यादा खतरे वाली गतिविधियों के लिए परमिट लेना और उसका पालन करना। इसे परमिट टू वर्क सिस्टम कहते हैं। ये सिर्फ एक कागज पर साइन करवाना नहीं है, बल्कि एक औपचारिक जांच प्रक्रिया है। ये सुनिश्चित करती है कि काम शुरू करने से पहले हर सुरक्षा उपाय को जांचा परखा जा चुका है। ये परमिट किन कामों के लिए जरूरी होता है? आमतौर पर इसके दायरे में आते सीमित जगहों, मतलब कन्फाइंड स्पेसेस में काम करना। जैसे किसी टैंक या गहरे गड्ढे में उतरना? हाँ, बिल्कुल। फिर हॉट वर्क यानी वेल्डिंग या कटिंग जैसा कोई भी काम जिसमें चिंगारी निकलती हो। 1.2 मीटर से ज्यादा गहरी खुदाई और बिजली से जुड़ा कोई भी बड़ा काम जिसमें लॉकआउट टैगआउट प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि कोई गलती से मशीन चालू ना कर दे। परमिट लेने का मतलब है कि काम शुरू करने से पहले एक पूरी टीम ने मिलकर खतरों का आकलन किया है और उनसे बचने का प्लान बनाया है। ये इंसानी गलतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। ये तो साफ है कि सुरक्षा सिर्फ आदतों पर नहीं बल्कि एक मजबूत सिस्टम पर टिकी है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद कुछ गलत हो जाता है या होते होते बचता है, तब क्या? ये हमें हमारे 10वें और आखिरी नियम पर लाता है, सभी घटनाओं, नियर मिस और खतरों की रिपोर्ट करना। अक्सर लोग चोट लगने पर तो रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई बाल बच जाए तो उसे भूल जाते हैं। जबकि एक नियर मिस भविष्य के लिए एक मुफ्त का सबक होता है। नियर मिस का एक उदाहरण देंगी ताकि इसे समझना आसान हो? जरूर। सोचिए, 5वीं मंजिल से एक पाना, एक रेंच नीचे गिरा और उस जगह पर गिरा जहां एक मजदूर बस कुछ सेकंड पहले खड़ा था। किसी को चोट नहीं लगी तो सबने बात आई गई कर दी, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। 1 हफ्ते बाद उसी जगह से एक हथौड़ा गिरा और नीचे खड़े एक दूसरे मजदूर के सिर पर लग गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। वो पहला नियम मिस एक चेतावनी थी, एक गिफ्ट था जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। अगर उसी वक्त उसे रिपोर्ट किया जाता तो शायद ये पता चल जाता कि ऊपर काम करने वाले लोग अपने औजार ठीक से नहीं रख रहे हैं और दूसरा हादसा होने से पहले ही उसे रोक लिया जाता। और लोग रिपोर्ट करने से डरते भी तो होंगे कि कहीं उन्हीं पर इल्जाम ना आ जाए। इसी डर को खत्म करने के लिए नो ब्लेम कल्चर यानी दोष न देने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। इसका मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि ये सीखना है कि गलती कहाँ और क्यों हुई ताकि उसे दोबारा होने से रोका जा सके। जब लोगों को भरोसा होता है कि रिपोर्ट करने पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाएगा, तो वो ईमानदारी से खतरों के बारे में बताते हैं। इसी से जुड़ा है आपातकालीन तैयारी। हर किसी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, आग बुझाने का यंत्र कहाँ है और इमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। तो इन सभी नियमों को लागू करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? 3 चीजें। पहली, इन नियमों को पोस्टरों और साइन बोर्ड के जरिए हर जगह प्रमुखता से दिखाना। दूसरी, दैनिक निरीक्षण और ऑडिट के जरिए इन्हें लगातार लागू करवाना। और तीसरी और सबसे जरूरी, हर कर्मचारी, सुपरवाइजर और साइट पर आने वाले हर विजिटर को नियमित रूप से इन नियमों की ट्रेनिंग देना। अंत में ये सब एक ही वाक्य पर आकर टिकता है, सेफ्टी फर्स्ट, एवरीवन गोज होम सेफ। ये हर किसी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये है कि ये 10 नियम सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा दर्शन है। ये 4 मजबूत खंभों पर टिका है। व्यक्तिगत तैयारी, जिसमें पीपीई और सही मानसिकता है। कार्यस्थल के प्रति जागरूकता, जिसमें संकेतों को समझना और खतरों को भांपना है। मजबूत प्रक्रियाएं, जैसे टूल बॉक्स स्टॉक और परमिट सिस्टम। और आखिर में निरंतर सुधार, जो रिपोर्टिंग और सीखने की संस्कृति से आता है। बहुत खूबसूरती से आपने इसे समेटा है।
सुरक्षा कोई ऐसा काम नहीं है जो आप अपने मुख्य काम के अलावा करते हैं, बल्कि सुरक्षा ही काम करने का एकमात्र सही तरीका है। जब कोई कर्मचारी साइट पर हेलमेट पहनता है तो वो सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रहा होता, वो एक संस्कृति का, एक भरोसे का हिस्सा बन रहा होता है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक संस्कृति का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये नियम तो साफ तौर पर औद्योगिक जगहों के लिए बने हैं, लेकिन क्या इनमें से कुछ सिद्धांत, जैसे अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहना, ज्यादा खतरे वाले कामों के लिए एक प्रक्रिया बनाना, या नियर मिस यानी बाल बाल बचने वाली घटनाओं से सीखना, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारे ऑफिस के काम में भी उतने ही काम के साबित हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।